फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉजिकली। और आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारी सीरीज ऑन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और इसमें हम डिस्कस करेंगे आज का टॉपिक डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसके पहले के सारे टॉपिक्स हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अपने वीडियो में अपने चैनल पर कवर कर चुके हैं। का लिंक यहाँ पे आपको फ्लैश हो रहा होगा, आप जाके उस लिंक से उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि क्या होता है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए, मान लीजिए दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब जब पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती हैं तो कुछ ऑब्लिगेशंस दोनों पार्टीज की होती हैं। जब ये ऑब्लिगेशंस खत्म हो जाती हैं दोनों पार्टीज के एक दूसरे के प्रति, तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों पार्टीज के परस्पर जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका डिस्चार्ज हो चुका है। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो तीन तरीके से होता है। एक होता है कि भाई आप जो है अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर दें तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। सेकंड, आप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दें, कोई भी पार्टी है टू द कॉन्ट्रैक्ट उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दे। या तीसरा होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में कोई इनोवेशन हो जाए, कोई ऑल्टरेशन हो जाए, या फिर कोई रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। तो इन तरीकों से भी कॉन्ट्रैक्ट का डिस्चार्ज हो सकता है। अब हम इन तीनों चीजों को एक एक करके डिटेल में देख लेते हैं। तो देखिए, जब कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग होना बंद हो जाता है दो पार्टीज के बीच में, तो उसको कहते हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इन अदर वर्ड्स, व्हेन द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ पार्टीज आर एक्सटिंग्विश्ड, देन द कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी डिस्चार्ज। ये फॉलोइंग तरीके से हो सकता है। सबसे पहला तरीका है बाय परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जब दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती हैं तो अपने बीच में कुछ सर्टेन टर्म्स को सेटल करती हैं और उन टर्म्स को पूरा करने के लिए वो लीगली बाउंड होती हैं। जब वो सारे ऑब्लिगेशंस फुलफिल हो जाते हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी नहीं रह जाता है परफॉर्म करने के लिए, तो हम कह सकते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो गया है बाई परफॉर्मेंस। ये जो चीज है ये सेक्शन 37 में प्रोवाइड की गई है और सेक्शन 37 ये कहता है कि जो पार्टीज हैं वो या तो अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर दें या फिर वो अपने कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस का ऑफर दे दें दूसरे पार्टी को, unless such performance is dispensed with or excused under contract or any other law. When the parties to the contract actually perform their contractual obligations or their part of the promises, तो कहा जाएगा कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को एक्चुअली परफॉर्म किया है। जब लेकिन दूसरी जगह पे जब मान लीजिए एक पार्टी है वो दूसरी पार्टी से कहती है कि मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए तैयार हूं, तो ये कहा जाता है कि ये जो पार्टी है ये अपने कॉन्ट्रैक्ट को ऑफर कर रही है परफॉर्म करने के लिए, और ये दूसरी पार्टी के ऊपर अब ऑब्लिगेशन आता है कि इसके परफॉर्मेंस को ये एक्सेप्ट करे। यहाँ पे कहा जाएगा कि वो कह रही है ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये जो चीज है ये सेक्शन 38 में कवर्ड है। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ इंस्टेंसेस दिए गए हैं जिनमें परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को एक्सक्यूज किया जा सकता है। जैसे रिसेशन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है और जिस पार्टी के रिस्पेक्ट में जिस पार्टी के पास ये ऑप्शन है उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कराने का, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पार्टी जो है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर देती है। तो अ, अपने ऑब्लिगेशंस को पूरे करने की जरूरत नहीं है वहां पे। सेकंड, अगर कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है तो वहां पे कंटिजेंसी अब जब पूरी नहीं होती है तब। तीसरा, जब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो जाता है ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और चौथा है व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, दोनों पार्टी जो है वो एक साथ बैठ के म्यूचुअली एग्री कर दे कि हमको जो है ये सारे जो ऑब्लिगेशन है वो फुलफिल नहीं करने हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, वहां पे परफॉर्म करने की जरूरत नहीं रहेगी। अब यहाँ पे सेकेंड बात यहाँ पे एक आती है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो परफॉर्म करेगा कौन, बाय हु द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी परफॉर्म। तो देखिए, कॉन्ट्रैक्ट कौन परफॉर्म करेगा इसको जानने के लिए हमें कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ना होता है और उस कॉन्ट्रैक्ट में हमें इंटेंशन ऑफ द पार्टीज को गैदर करना होता है। इंटेंशन ऑफ द पार्टी से ही हमें पता लगा पाएंगे कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है जो ए और बी के बीच में हुआ है, ये ए और बी को पर्सनली परफॉर्म करना है या ए और बी जो है किसी रिस्पेक्टिव पर्सन को, रिस्पेक्टिव कंपिटेंट पर्सन को एम्प्लॉय कर सकती हैं अपने बिहाफ पे उस कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस के लिए। सेक्शन 40 कहता है कि अगर नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट से या फिर इंटेंशन ऑफ द पार्टी से समझ में आ रहा है कि प्रॉमिस जो है वो प्रॉमिसर को खुद ही परफॉर्म करना होगा, तो वो प्रॉमिस जो है प्रॉमिसर को ही परफॉर्म करना पड़ेगा। इन अदर वर्ड, इन अदर केसेस, प्रॉमिसर जो है वो रिप्रेजेंटेटिव को एम्प्लॉय कर सकता है या फिर किसी और कंपिटेंट पर्सन को एम्प्लॉय कर सकता है उसको परफॉर्म करने के लिए। यहाँ पे एक पॉइंट है कि अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि पर्सनल स्किल पे डिपेंडेंट है अपॉन द पार्टी, फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को एम्प्लॉय किया है अपने रेस्टोरेंट में गाना गाने के लिए,
तो बी को ही गाना गाना पड़ेगा कि बी किसी पर्सन सी को नहीं कह सकता है कि तुम मेरी जगह पे गाना गा दो आके। ओके, तो ये क्या है, इट इज डिपेंडेंट अपॉन द पर्सनल स्किल ऑफ बी एंड दिस कॉन्ट्रैक्ट हैज टू बी परफॉर्म्ड इन ऑल सर्कमस्टांसेस बाय बी ओनली एंड ही कैन नॉट अपॉइंट अनदर पर्सन टू परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट इन हिज प्लेस। सेक्शन 41 ये कहता है इसके बाद कि जब प्रोमिसी एक्सेप्ट कर लेता है परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम अ थर्ड पार्टी, तो उसके बाद जो है वो जो प्रोमिसर है, ओरिजिनल पार्टी है, उसको फोर्स नहीं कर सकता है अपने प्रॉमिस को पूरा करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ए ओज बी ₹1000, सी हु इज अ फ्रेंड ऑफ ए गिव्स ₹1000 as a discharge of debt due to A. If B accepts the amount, then he cannot claim ₹1000 from A. A ने अगर C से ही एक्सेप्ट कर लिया, सॉरी B ने अगर C से ही एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर वो A से पैसा नहीं मांग सकता। उसके बाद सेकेंड तरीका है कॉन्ट्रैक्ट के डिस्चार्ज होने का बाय ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए, दो पार्टीज हैं, ए और बी। अगर कोई भी पार्टी अपने प्रॉमिस को पूरा करने से मना कर देती है या अपने आप को डिसेबल कर लेती है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए, तो ये कहा जाएगा कि उस पार्टी ने उस कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया है। कंडीशन क्या है? कंडीशन यहाँ पे ये है कि वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जो कि एक्सक्यूज नहीं है या फिर उसको डिस्पेंस विद नहीं किया गया है। ब्रीच दो तरीके का हो सकता है, एक हो सकता है एंटिसिपेटरी ब्रीच और एक होता है एक्चुअल ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच का मतलब कि ये जो पार्टीज हैं ये एक्चुअली अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से मना कर दें, तो क्या होगा? एक्चुअल ब्रीच हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू सप्लाई सर्टेन गुड्स ऑन 1 जुलाई। ऑन 1 जुलाई ए डज नॉट सप्लाई द गुड्स। 1 जुलाई को ए जो है सप्लाई नहीं करता है गुड्स, इसको कहा जाएगा एक्चुअल ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर यहाँ पे ए 1 जून को ही बता देता है बी को कि मैं कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, तो इसको कहा जाएगा एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब इस सिनेरियो को डील करता है हमारा सेक्शन 39, जो कि डील करता है विद एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और ये कहता है कि when the party to a contract has refused to perform or disabled himself from performing his promise in entirety, so the promisee may put an end to the contract unless he has signified his acquiescence in its continuance. ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, बी ने बताया कि मैं अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाऊंगा, तो ए के पास ऑप्शन है कि वो उसी समय उस कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर दे। इसको कहा जाता है एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसका एग्जांपल क्या है? जैसे एक ए सिंगर थी, उसने एंटर किया इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद बी, जो कि था एक मैनेजर ऑफ अ थिएटर, कि वो उसके थिएटर में हर हफ्ते 2 रात गाना गाएगी आके, सैटरडे और संडे, और हर रात का उसको 100 रुपए मिलेगा। जो छठी रात थी, जो सिक्स नाइट थी, वो विलफुली अपने आप को एब्सेंट कर लेती है फ्रॉम द थिएटर। नाउ यहाँ पे जो बी है, उसके पास ऑप्शन है कि वो उसी समय उस कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर दे, ठीक है। लेकिन अगर वो सेवेंथ नाइट आके गाना गा देती है और बी उसको कुछ नहीं कहता है और उसकी जो कंटिन्यूएंस है उसको एक्विसेंस दे देता है, हामी भर देता है, उसको इजाजत दे देता है तो ये गाना गाने की, तो अब यहाँ पे बी के पास ऑप्शन नहीं रह गया है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को एंड दे करे। हालांकि बी जो है यहाँ पे कंपनसेशन तब भी मांग सकता है। ओके, जो भी डैमेजेस हुए उसको सिक्स नाइट पे उसके एक गाना ना गाने से, तो उसके लिए उसको कंपनसेशन मिल सकता है। ओके, कंपनसेशन कैन बी अलाउड, बट यहाँ पे वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट को एंड नहीं कर सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है हमारा डिस्चार्ज बाय नोवेशन, ऑल्ट्रेशन और रिसेशन। तो देखिए, नोवेशन का क्या मतलब होता है? नोवेशन का मतलब होता है रिप्लेसिंग ओल्ड थिंग बाय न्यू, पुरानी चीज को नए से रिप्लेस कर देना। मान लीजिए ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू हुआ था, अब ये दोनों जो पार्टीज हैं ये फिर से मिलकर बैठती हैं और एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना लेती हैं, जो कि रिप्लेस कर देता है ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को। तो अब ये ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर के सारे जो ऑब्लिगेशन है वो डिस्चार्ज हो जाएंगे, और ए और बी के बीच में जो नया कॉन्ट्रैक्ट है इसके अंदर जो ऑब्लिगेशन होंगे, जो डिसाइड किए होंगे इन दोनों ने परस्पर आपस में, उनको जो है इन्हें पूरा करना होगा। यहाँ पे लेकिन कंडीशन है कि ये जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट है ये ब्रीच नहीं हुआ होना चाहिए। सेकेंडली, ये जो नया कॉन्ट्रैक्ट है इसमें पुराने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात होनी चाहिए, ये बात होनी चाहिए, रेफरेंस होना चाहिए कि द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय द न्यू वन। इसके अलावा नोवेशन में एक और भी चीज है कि पार्टीज में भी चेंज हो सकता है। मान लीजिए पहला कॉन्ट्रैक्ट था ए और बी के बीच में, इन दोनों ने आपस में बैठे और अब इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया है कि जो ए है वो सी से रिप्लेस कर दिया जाएगा, तो ये भी हो जाएगा नोवेशन ऑफ
कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जैसे ए ओज मनी टू बी under a contract, it is agreed between A, B, and C that B shall henceforth accept C as his debtor instead of A. So now old debt between A and B is discharged and new debt between B and C is created. ठीक है, तो ये तो हो गया नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ऑल्ट्रेशन की। तो ऑल्ट्रेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का ये मतलब होता है कि जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है तो उसके अगर कुछ मटेरियल टर्म्स में चेंजेस आ जाते हैं तो इसको बोला जाएगा ऑल्ट्रेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो वहां पे उसमें क्या होगा कि जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट हैं उनके जो ऑब्लिगेशन है वो नहीं पूरे करने होंगे, जो न्यू मटेरियल टर्म्स आए हैं उनके ऑब्लिगेशंस को पूरा करना होगा। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी होगी कि पार्टीज का चेंज नहीं हो सकता है। ए और बी के बीच में अगर पुराना कॉन्ट्रैक्ट था तो नया कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के ही बीच में होगा। देयर कैन नॉट बी एनी चेंज इन द पार्टीज। ठीक है, the obligation created by the previous contract comes to an end and it remains no more binding on the parties. उसके बाद है रिसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। रिसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये हुआ कि ए और बी ने आपस में डिसाइड किया कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हमने आपस में बनाया था, अब इसमें जो है कोई भी हमको ऑब्लिगेशन पूरी करने की जरूरत नहीं है और इसको हम क्या कर देते हैं, रिसाइन कर देते हैं, मतलब इसको हम खत्म कर देते हैं, इसको पुट एन एंड कर देते हैं हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस का। इसके बाद एक बार ये एग्रीमेंट हो गया इन दोनों के बीच में, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये नल एंड वॉइड हो जाएगा और यहाँ पे इन दोनों को अपने परफॉर्मेंस, अपना ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं रह जाएगी। रिसेशन में पार्टीज जो हैं दे डू नॉट अंडरटेक एनी न्यू ऑब्लिगेशन, कोई भी नया ऑब्लिगेशन ये अंडरटेक नहीं करती है। तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से समझा है। ठीक है, हमने सारी तीन तरीके से जो डिस्चार्ज हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट का उसको हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। अगले वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के नेक्स्ट टॉपिक को लेके आएंगे आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो इसको आप लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको और ही ज्यादा अच्छा लगा हो ये वीडियो तो इसको आप शेयर भी कर दीजिएगा। अगली बार जब आपसे मिलेंगे तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।